और अटेंडेंस अब जब रिकॉर्डिंग में डाल रहे हैं तो रुक जाइए, अटेंडेंस भेज लेने दीजिए, तब तक इसको देखिए। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए। ये बच्चा सब ना लेट से आता है, सब देखो सिर्फ 38 स्टूडेंट्स हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ बहुत सारे बच्चे क्योंकि पढ़े हुए हैं। यार तो बेंच सब पे इतना डस्ट डस्ट रहता है ना, बैठो तो छींक ही निकल जा आने लगता है। रुक जाइए, अटेंडेंस भेज के हम बात करते हैं, तो फिर वो उधर ये मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आगे थोड़ा स्टमक को और बड़े लेवल पे इलाबोरेट करके पढ़ने जा रहे हैं। स्टमक का ये तो बेसिक एनाटॉमी हुआ, अब थोड़ा और डिटेल हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा काम का है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। देखो ऐसे तो हमने एक ग्रॉस हिस्टोलॉजी पूरे एलिमेंट्री कनाल का पढ़ा है, लेकिन स्टमक वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, कुछ मामलों में आपका स्टमक थोड़ा सा अलग होता है, वो दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, आपको पता ही है कि दिस इज योर स्टमक, ठीक। कह रहा है सर एक चीज तो आप भी जानते हो, आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, ठीक, सेरोसा है। सेरोसा के जस्ट नीचे एक लेयर पाया जाता है, वो लेयर क्या कहलाता है बताइए तो? मस्कुलरिस मस्कुलरिस। लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस ये लेयर। खाली जगह है, ठीक है, मान लीजिए कि ये खाली जगह है, ये ल्यूमेन है। अच्छा, ये वाला जो लेयर है मान लीजिए कि ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, इसको हम लोग कह रहे हैं एम एक्सटर्ना। हालांकि उसके अंदर भी कुछ कुछ लेयर्स हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। अच्छा, एम एक्सटर्ना में तुम लोग जानते हो कुछ मसल्स पाए जाते हैं, एक मसल जो पाया जाता है ऐसे लॉन्गिट्यूडनली गया रहता है, इसको तुम कह रहे थे एलएम। कुछ मसल्स जो हैं सर्कुलरली गए हुए होते हैं, ऐसे गोल गोल गए हुए होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो तो? सीएम सर। सीएम कह रहे थे। कह रहे स्टमक में एलएम और सीएम के बाद एक और मसल का लेयर पाया जाता है, जो कि बाकी एलिमेंट्री कनाल के रीजन में नहीं पाया जाता है, और वो लेयर ऐसे ऑब्लिकली मसल्स पाए जाते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिक मसल। तो आप जानिए कि इसके मस्कुलरिस एक्सटर्ना में दो नहीं तीन मसल के लेयर पाए जाते हैं, हैव 3 लेयर्स। इसके एम एक्सटर्ना में 3 लेयर पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल और ऑब्लिक मसल। इससे फायदा क्या होता है? तो जैसे मान लो ये स्टमक है, एक पाउच है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टमक ऐसे ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टमक ऐसे साइड से पूरा सर्कुलरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऑब्लिक मसल करेगा तो ऐसे स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खाने को दोनों तरफ से बंद करके और चारों तरफ से ये चर्न करने में मदद मदद करता है। मतलब ये जो तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर का फंक्शन क्या है बोलो तो? चर्निंग ऑफ फूड फूड हेल्प्स चर्निंग ऑफ फूड। इन चर्निंग मूवमेंट, हेल्प्स इन चर्निंग मूवमेंट। तो यहां की हिस्टोलॉजी में पहला डिफरेंस यही है। हिस्टोलॉजी में पहला अंतर में कोई दिक्कत किसी को हिस्टोलॉजी समझ में आया? ये यहां पे एक डिफरेंस क्या है बोलिए तो? एडिशनल ऑब्लिक मसल यस है, सर। यस ठीक सर। है। दूसरा देखते यस। हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। एक बड़ा ही फेमस टर्म है, एम्स बीएचयू पूछे हुए है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछा गया है। क्या पूछा है बीएचयू ने? तो उसने पूछा गैस्ट्रिक रुगई क्या होता है। अब रुगई को देख लेते हैं, रुगई क्या होता है। वापस से हम लोग फिगर पे ही समझेंगे, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। मैं उम्मीद करूं कि देख के समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। यस सर आ रहा है। यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। यस। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्टमक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्टमक है। अब मान लो कि तुम खाली पेट बैठे हुए हो, तो
तो तुम जानते हो कि स्टमक का जैसे ये मान लो सबसे अंदर वाला लेयर, हम सबसे अंदर वाले लेयर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये सबसे अंदर वाला लेयर होता है म्यूकोसा, ठीक। जब स्टमक तुम्हारा व्हेन एम्प्टी, जब एम्प्टी होता है स्टमक, जब तुम्हारा पेट खाली होता है, तो देखो इसका क्या सीन होता है, आपको दिखाते हैं। जब पेट तुम्हारा खाली होता है ना, तो म्यूकोसा जो है बहुत ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में नजर आता है, ऐसे फोल्डिंग्स बना के रखता है, और इन्हीं फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक रुगई। गैस्ट्रिक रुगई का मतलब क्या है? फोल्डिंग। और ये किसकी फोल्डिंग है? तो ध्यान रखिएगा, फोल्डिंग है ये म्यूकोसा की। कब? जब तुम्हारा पेट खाली होता है। जैसे इसको ऐसे समझो ना, जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक है, ये सरफेस है, और जब जब ये सरफेस खाली है, मतलब सबसे अंदर वाला लेयर, मान लो ये स्टोमक था, अंदर का उसका लेयर था, ये खाली है। अब ये स्टोमक जब खाली है, तो बड़े नजदीक से जाके देखोगे, जैसे मैंने ऐसे हाथ को ऐसे दबाया है हल्का, तो इनमें फोल्डिंग्स पड़ गए हैं। इसी तरह से म्यूकोसा ना, जैसे बेडशीट है, घर में बेडशीट बिछाए हुए हो, सोने जाते हो तो एकदम झाड़ वाड़ के एकदम उसको प्लेन कर देते हो, लेकिन रात में सोते हो, सुबह उठते हो तो जगह जगह फोल्डिंग्स नजर आते हैं। जस्ट लाइक दैट म्यूकोसा की फोल्डिंग पाई जाती है तुम्हारे स्टमक के वॉल में, जब तुम्हारा पेट खाली होता है, खाना खाते हो, डिसअपियर कर जाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। तो दिस कुछ नहीं है भाई, हो गया। आगे आते हैं, अभी और भी है बहुत कुछ। कह रहा है कि ठीक है, अब बात तो हम लोग समझ ही गए सर, इसमें बहुत कुछ ज्यादा तामझाम नहीं था, थोड़ा सा और कुछ समझाइए जो हमारे काम का है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ थोड़ा पहले से भी पढ़े हुए हैं, वो सब आप बताए नहीं है। देखो, इसी का जो म्यूकोसा होता है ना, म्यूकोसा आपको पता ही है कि म्यूकोसा स्मूथ नहीं होता है, जगह जगह पे गड्ढे होते हैं, पिट या क्रिप्ट होते हैं। उन्हीं गड्ढों में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, जिनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। आप चिंता नहीं कीजिए, बताते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। कह रहा है स्टमक का जो म्यूकोसा होता है, उसमें स्टमक, म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज, क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और उन्हीं का सिक्रीशन जो है, एंड देयर सिक्रीशन, उनका सिक्रीशन कहलाता है, एंड देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड, आप चिंता नहीं कीजिए, और ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, इनकी का सिक्रीशन कहलाता है गैस्ट्रिक जूस। अब बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है बहुत बढ़िया सर, इसमें कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था। अब ग्लैंड है और कुछ सिक्रीट करते हैं, तो कौन से ग्लैंड है सर, नाम बताओ। तो एक्चुअली ना इसमें कुछ सेल्स होते हैं, हैव फॉलोइंग सेल्स, उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ सेल्स होते हैं। आप देखिए कौन कौन से सेल होते हैं। पहला और एक बहुत फेमस सेल होता है, चलो स्टमक का फिगर बना के दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो ये स्टमक है, आपको हम दिखाते हैं, ये मान लीजिए ये स्टमक है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर तो आपको पता ही है म्यूकोसा होगा। तुम्हारे स्टमक में ना 4 तरह के सेल पाए जाते हैं, जैसे ये एक व्हाइट वाला हम बना देते हैं, एक ग्रीन वाला बना देते हैं, ठीक, एक ब्लू वाला भी बना देते हैं, ठीक, एक रेड कलर का ही बना देते हैं। देखो ये जो सेल देख रहे हो, दिस इज म्यूकस सेल, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ये जो ग्रीन वाला सेल है, अलग अलग तरह के सेल हैं कि इसके म्यूकोसा में, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइंटिक सेल। और ये जो ब्लू वाला सेल है, इसको हम लोग कहते हैं पेप्टिक सेल। और ये जो रेड वाला सेल है, इसका नाम है जी सेल। कहिएगा क्या करता है सर? तो सुनिए, ई वाला जो म्यूकस वाला सेल है, ये म्यूकस बनाएगा आपका। जो ये ऑक्साइंटिक सेल है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। और ब्लू वाला जो सेल है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। यही सब ना मिक्स होके गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए तो? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। अब तक की बताई हुई बातों में कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। अच्छा, अब देख लेते हैं, थोड़ा इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। जी सेल के बारे में मैंने क्यों नहीं कहा, उसका कहानी है। कहानी ये है कि सबसे पहले तो हम लोग पहला सेल पढ़ेंगे, इसी को म्यूकस नेक सेल, जो जिस कलर से लिखा हुआ है उसी कलर से लिखेंगे, या इसी को म्यूसिन सेल कहते हैं। कह रहा है बहुत बढ़िया सर, काम बता दो सर। तो एक ही काम है, सिक्रीट। तुम्हारे हिसाब से क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस। अब तुम सोचोगे कि सर
म्यूकस का काम क्या है? देखो म्यूकस का काम बताते हैं, सुनो। जैसे ये जो ग्रीन वाला सेल तुमको दिखाई दे रहा है फोटो में, ऑक्साइंटिक सेल, भाई साहब वो सिक्रीट करता है HCl। अब वो भी छोटा मोटा HCl नहीं, हाईली एसिडिक पीएच वाला एसिड। मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत है, स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट करता है। मैंने गलत बोला, हाईली एसिडिक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट करता है, जिसकी पीएच 1.8 होती है। पीएच कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, पीएच कम होता है तो एसिडिक होता है। उसकी पीएच 1.8 होती है। मतलब वो जो ग्रीन वाला सेल जो एसिड बना रहा है ना, अगर उसको हाथ पे रख दीजिएगा तो आपका हाथ का स्किन जल जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कह रहा सर हमारा पेट नहीं गल जाएगा, पेट डिसॉल्व कर जाना चाहिए, इतना एसिड है। तो कह रहा नहीं भाई, बचाता है। ये जो व्हाइट कलर वाला म्यूकस है, ये पूरे म्यूकोसा पे ऐसे लेयर बनाता है, और जहां पे जो एसिड सिक्रीट होता है उसके एसिडिटी से, उसको जलने से, उसको पेनिट्रेशन से बचाने का काम करता है। मतलब HCl के, अच्छा HCl ना इरोजिव नेचर का होता है। जैसे बाथरूम में, टॉयलेट में एसिड डालते हो तो जितना भी गंदगी रहता है साफ हो जाता है, मतलब वो इरोजन करता है। ये भी करता है, लेकिन इससे बचाने के लिए कौन है बोलो तो? म्यूकस सेल्स। बहुत अच्छे, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल नहीं, म्यूकस सेल का प्रोडक्ट, दैट इज म्यूकस। ठीक ठीक ठीक। यस यस सर। प्रीफेड न्यूरोन, ठीक ठीक ठीक। दूसरा सेल आ जाते हैं। दूसरा सेल बड़ा फेमस सेल है, सेकंड सेल। नाम हम लिख ही दिए हैं, इन भाई साहब को कहते हैं ऑक्साइंटिक सेल। लेकिन एक और बड़ा फेमस नाम है इनका, इन्हीं को कहते हैं पेराइटल सेल। एक फंक्शन तो तुम लोग इसका सुन रहे हो बार बार, क्या है इसका काम बोलो तो? एक HCl सीक्रेट करना, लेकिन इसका ना दो काम होता है, पढ़ाते हैं देखो। एक काम है इसका सिक्रीट करना, सिक्रीट HCl। सुनते रहो, HCl का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो भी साधारण नहीं, जिसकी पीएच हो 1.8। कह रहा अच्छा फंक्शन बताओ सर, क्या फंक्शन है इसका? इस HCl के दो काम है। पहला काम है कि जो पेप्टिक सेल दिखाई दे रहा है ना ब्लू वाला, वो पेप्टिक सेल एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो पेप्टिक सेल एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एंजाइम होता है इनएक्टिव। तो उस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को ध्यान रखिएगा, उस, मैंने, ध्यान दीजिएगा, पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। और जैसे ही वो सिक्रीट होता है, उस जैसे जैसे मान लो ये पेप्टिक सेल है, ये जो ब्लू वाला सेल है, मान लो वो पेप्सिनोजेन बना के छोड़ रहा है, पेप्सिनोजेन। अब मैंने बताया है कि किसी भी एंजाइम के नाम के बगल में अगर जेन लगा है या पहले प्रो लगा है, वो इनएक्टिव होता है। बाहर निकलता है, आपके स्टमक में निकलता है ये एंजाइम, वहां पे उसको एसिड मिलता है HCl। HCl तुरंत इसको एक्टिवेट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। और शायद मैंने कहा था कि इसके बाद इसकी ऑटो कैटालिसिस भी होती है, पढ़ाया था मैंने। यस सर। इसका पहला फंक्शन क्या है? एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन। अच्छा सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, हम जो बता रहे हैं बड़े आराम से सुनते रहो, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। पहला काम तो ये हुआ कि पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेन लगा हुआ है तो इनएक्टिव है। कह रहा मान लीजिए ना सर कि ऑक्साइंटिक सेल खराब है, खराब है, तो हमारे एलिमेंट्री कनाल में किस चीज के डाइजेशन में दिक्कत होगी? अब कह रहा है भाई ये क्या पूछ दिए सर, आप समझ में नहीं आया। देखो, कह रहा है ये जो पेप्सिनोजेन है ना, पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होके बनता है पेप्सिन, और पेप्सिन हेल्प करता है, एंजाइम है, तो हेल्प्स इन डाइजेशन, पढ़ाएंगे आगे इसी चैप्टर में, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो अगर तुम्हारा ऑक्साइंटिक सेल खराब है तो तुम्हारी बॉडी में ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि HCl नहीं प्रोड्यूस होगा। अब HCl नहीं प्रोड्यूस होगा तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन के डाइजेशन में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी बोलो तो?
Yes, sir, I guess so. बस तो पहला नंबर सबसे स्टैंडर्ड, सबसे आखिरी और सबसे स्टैंडर्ड सवाल है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहता ठीक है सर, एक ही फंक्शन पढ़ाओगे, दूसरा भी कोई फंक्शन होता है? कह रहा है हाँ बिल्कुल होता है भाई, दो फंक्शन होता है। दूसरा होता है, बड़े ध्यान से समझना, तुम जो खाना खाते हो ना, उस खाने में जैसे केला खाते हो, बनाना खाते हो, जैसे मान लो कि नेनुआ खाते हो, जिसको तोड़ई तुम लोग कहते हो, इन सब में ना इन सब में आयरन कंटेनिंग फूड है ये। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में आयरन होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में आयरन होता है। अब जो तुम खाना खाते हो उसमें जो आयरन होता है वो होता है फेरिक स्टेट में। फेरिक स्टेट बोले तो Fe3+ स्टेट में होता है, Fe3+ स्टेट में होता है। अब जैसे ध्यान से समझो, मान लो तुमने खाया आयरन, ठीक है, खाना खाया है और उसमें Fe3+ है, पता चला Fe3+ है। अब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको कैसे एब्जॉर्ब कराया जाएगा? कह रहा है एब्जॉर्ब कराया जाता है। पहली बात जानिए, इसी Fe3+ पे काम करता है HCl और इसको कन्वर्ट करता है Fe2+ में, जिसको हम लोग फेरस कहते हैं। और जैसे ही ये फेरस में कन्वर्ट होता है, ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, विच मेक्स आयरन एब्जॉर्प्शन पॉसिबल। कह रहा है अच्छा ये बताइए ना सर कि आयरन का हमारी बॉडी में क्या काम है? आयरन का हमारी बॉडी में क्या काम है? अगर नहीं भी एब्जॉर्ब हो जाता तो क्या ही बिगड़ जाना था। कह रहा है अब इस नहीं भी कैसे एब्जॉर्ब होगा और क्या नहीं बिगड़ेगा उसका कहानी सुनो। कह रहा है देखो, आयरन तुम्हारी बॉडी में जरूरी क्यों है वो समझो। एक बड़ा ही फेमस सेल है तुम्हारे ब्लड में पाया जाने वाला, आगे पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, उसका नाम है रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के अंदर एक बहुत फेमस पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम है, क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। जानते हैं एक बात, इसी हेमोग्लोबिन में आयरन होता है और वो भी Fe2+ स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है बोलिए तो? Fe2+। कह रहा सर उससे हमको क्या लेना देना है ये बताइए, मेरा इससे क्या हो रहा है? कह रहा है सुनो, अब तुम आयरन खाओगे तो आयरन को Fe2+ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो हेमोग्लोबिन में काम करेगा। अच्छा, अब हेमोग्लोबिन में इस आयरन का क्या काम है? तो यही आयरन बाइंड करता है ऑक्सीजन से, बाइंड विथ ऑक्सीजन। यहां भी एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, यहां भी एक ऑक्सीजन से और यहां भी एक ऑक्सीजन से। तो तुम कहते हो कि हेमोग्लोबिन एक से लेके 4 ऑक्सीजन को ढो सकता है क्योंकि इसके पास 4 आयरन होता है। अब मान लो तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन वाला फूड नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी में हेमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाएगी। अगर हेमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाएगी तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं बाइंड कर पाएगा। ऑक्सीजन से नहीं बाइंड करेगा तो वो खून ही क्या, वो आरबीसी ही क्या, जो ऑक्सीजन ना ढोए, उसका काम ही तो ऑक्सीजन को ढोना है रेड ब्लड सेल का। और उसमें भी किसका काम है? हेमोग्लोबिन का। उसमें भी किसका काम है? आयरन का। तो आयरन की सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes। अच्छा, अब एक तो हुआ कि सर ठीक है आयरन ना खाएं, अब खाएं, आयरन खूब खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में HCl ही नहीं है। HCl नहीं है मतलब या तो ये सेल खराब है या फिर HCl बन नहीं रहा है, तब भी ना आपको आयरन की कमी हो जाएगी क्योंकि आयरन तो एब्जॉर्ब होगा नहीं। समझ रहे बात को? Yes। अब आपको हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके आरबीसी, आपके हेमोग्लोबिन किसी काम के नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे तो आरबीसी की कमी या खून की कमी, अगर आपका आरबीसी काम नहीं कर रहा है तो इसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ब्लड है जरूर लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ये एक तरह का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। फिलहाल जो बता रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझिए, ये तो रफ है, मैंने समझाया है। आप जानिए कि किसी कारण से अगर एसिड ना सिक्रीट हो, नॉन सिक्रीशन ऑफ HCl, मान लो HCl सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, ये एक बीमारी है, इसको कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया। कह रहा है ठीक है एक्लोरहाइड्रिया। या फिर मान लो एक तो हो गया कि सिक्रीट नहीं हो रहा है, या फिर किसी का पेट काट के हटा दिया गया, स्टोमक काट के हटा दिया गया है। कई स्टोमक क्यों काटते हैं सर? कई बार स्टोमक में कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसको काट के हटाना पड़ता है, और इस कंडीशन को कहते हैं गैस ट्रैक्टोमी। किसी की किसी पेशेंट की बॉडी में या तो HCl ना सिक्रीट हो या गैस्ट्रेक्टोमी हो तो उसकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है
टॉमी वर्ड बोले थे रिमूवल, टॉमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, और रिमूवल ऑफ किसका? स्टमक। स्टमक। इसकी वजह से होगा कैन लेड टू आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ये चीज हम आगे भी एक बार पढ़ाएंगे एनीमिया टॉपिक में भी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे HCl की। कह रहे हैं सर आपने एक और डैश दिया हुआ है, आपने बगल में एक और डैश दिया है, दूसरा क्या सिक्रीट करता है ये ऑक्साइटिक सेल? कह रहा है दूसरा जो सिक्रीट करता है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में था, लेकिन एनसीईआरटी उससे 4 स्टेप आगे जाके क्वेश्चन पूछा जो नहीं था। अब बोलिएगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। देखो, तुम्हारा ऑक्साइटिक सेल एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिक्रीट करता है, उसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर। कहिएगा ये क्या चीज है सर? तो जानिए, दिस इज CIF। ये तुम्हारे ऑक्साइटिक सेल सिक्रीट करते हैं। जैसे मान लो ये स्टोमक है, ठीक, जैसे मान लो ये स्टोमक है और यहाँ पे कुछ सिक्रीट हुआ जिसको तुम कह रहे हो CIF। अब इसका काम क्या है? कह रहे जैसे मान लो कि, पहले समझो बात को, जैसे एक चीज है विटामिन। विटामिन का काम तुम्हारी बॉडी में एनर्जी देना नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी को रोगों से बचाता है, वो तुम्हारी बॉडी का प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल है, बीमारियों से बचाता है। ऐसा तो नहीं है कि भूख लगा है तो लाओ भाई विटामिन B का 1 ग्लास पिलाओ, जा रहे हो दुकान पिलाओ भाई 2-3 ग्लास विटामिन B दो, बहुत भूख लगा हुआ है, पी लेते हैं ठीक हो जाएंगे। नहीं, विटामिन का काम एनर्जी देना नहीं होता है, वो आपको बीमारियों से बचाता है। और कह रहा है सर एक बड़ा फेमस विटामिन है, नाम है उसका विटामिन B12। मान लो तुम कोई खाना खा रहे हो उसमें B12 है, गया B12। अब जरूरी है कि एब्जॉर्ब होके जाए तुम्हारी बॉडी में, पता चला एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। काहे नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है? क्योंकि उसको चाहिए CIF। विटामिन B12 को चाहिए CIF, तभी वो एब्जॉर्ब होगा। अगर ये नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा नीट वो समझाते हैं। पहले तो एक बात जानिए, फंक्शन इसका क्या है? बोलिए तो क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एब्जॉर्प्शन ऑफ CIF विटामिन B12। विटामिन B12, CIF प्लस विटामिन B12 इज इक्वल टू, दोनों जब मिलेंगे तभी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अच्छा एक बात समझिए, CIF हो गया कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्चुअली ये जो विटामिन B12 है ना, इसी को कहते हैं हम लोग, एक दूसरा नाम भी है इसका, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मतलब CIF और CEF दोनों मिलेंगे, CIF और CEF दोनों मिलेंगे तभी उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। क्लियर है ये बात? बोलिए तो। यस सर। अच्छा, कह रहा है एक बात जानिए, विटामिन B12 का फंक्शन क्या है वो सुनिए। विटामिन B12 का फंक्शन है हेल्प इन इरिथ्रो इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब हुआ, इरिथ्रो मतलब RBC और पोइसिस का मतलब बता चुके हैं प्रोडक्शन। सुनिए नीट ने क्वेश्चन क्या पूछा आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा सुनते रहिएगा। कहा कि मान लीजिए किसी पेशेंट की बॉडी में ऑक्साइटिक सेल खराब हो गया है, तो उसको किस भी क्या प्रॉब्लम होगा? ऑप्शन में इरिथ्रोपोइसिस भी था। ऑक्साइटिक सेल अगर खराब है, मान लो ये ऑक्साइटिक सेल खराब है, फॉर एग्जांपल बड़े ध्यान से समझो, मान लो ये ऑक्साइटिक सेल खराब है। अब खराब है तो CIF नहीं प्रोड्यूस होगा, अगर CIF नहीं प्रोड्यूस होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा, उस पेशेंट में RBC की कमी हो जाएगी। यस सर। अब समझ रहे यस हो? सर। इस क्वेश्चन कहीं पे भी पूरा विटामिन नहीं पढ़ाया गया है आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, और कहीं पे ये बात लिखा भी नहीं है। अब फिर भी पूछा, एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन है इस टॉपिक का जो कि पूछा जा चुका है, मतलब सीधा उल्टा करके पूछा कि बताओ भाई CIF खराब हो गया तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होगा। तुम सोचते ना रहो बैठ के क्या कि बहुत सारा काम है इसका। देख रहे हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है तुम्हारे एक इस सेल के खराब होने से। सुनते रहो, अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। ध्यान रखना, अगर जो कभी कभी ना नोट्स वगैरह लेके बैठा करो, जो एक्स्ट्रा बात बोलते हैं उसको लिख भी लिया करो। ऑक्साइटिक सेल अगर खराब है तो पहली बात तो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट नहीं होगा, नहीं एक्टिवेट होगा तो प्रोटीन डाइजेशन डाइजेशन अफेक्टेड हुआ या नहीं हुआ? बोलो।
Yes, sir. Yes. आयरन की कमी हुई या नहीं हुई? Yes, sir. विटामिन sir. B12 की कमी हुई या नहीं हुई? Yes, Yes, sir. sir. विटामिन B12 की कमी से खून की कमी हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. sir. अच्छा, और उधर आयरन नहीं है तो तुम्हारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन कितने जगह पे तुम हिट करके इससे सवाल बना सकते हो? पूछा भी गया है ना, अपने घर से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पूछा गया है वही पढ़ा रहे हैं। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Clear है. ठीक है, रुकिए, अब इसको थोड़ा क्रॉस हटा देने दीजिए, नहीं तो। हाँ बोलिए, कोई सवाल है? बोलिए बोलिए। हाँ, शायद आप कुछ पूछ रही हैं जो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तीसरा नंबर जो सेल आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर का सेल नजर आ रहा है। ब्लू कलर वाला जो सेल है उसको हम बोले ही थे कि उन भाई साहब का नाम है पेप्टिक सेल। क्या नाम है बोलिए तो? Peptic cell. इसी को कहते हैं चीफ Peptic सेल। cell. चीफ सेल क्या करता है ये पेप्टिक सेल या चीफ सेल? तो देखिए, अभी अभी कह रहे थे कि इनएक्टिव एंजाइम बनाता है। कौन सा इनएक्टिव एंजाइम? Pepsinogen. एक ही एंजाइम Pepsinogen. तुम्हारे स्टमक में सिक्रीट होता है, सिक्रीट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। बाकी तामझाम ऊपर समझ चुके हो कि इसका एक्टिवेशन वगैरह कैसा होगा। कह रहा है अच्छा ठीक है सर, बता तो आप बहुत दिए, बहुत कुछ समझा दिए, लेकिन ये जो जी सेल लिखे हुए हैं, ये जी सेल क्या है? ये रेड वाला जो सेल था आखिरी नंबर, ये जी सेल क्या है? और आपने उसके सिक्रीशन को गैस्ट्रिक जूस में ऊपर क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्यों नहीं इंक्लूड किया? तो सुनिए, अब समझाते हैं। जरा हमको पानी पी लेने दीजिए, फिर पढ़ाते हैं। तब तक एक बार जरा जी सेल पे नजर दौड़ाइए और जरा इस स्क्रीन को छोटा करते हैं, अपने एंड से जूम करके देखिए कि कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। सर्दियों में चाय के साथ पढ़ाने का अलग ही मजा है। देखो इधर, यही दिक्कत है पढ़ाने में, फिर लगातार बोलना होता है ऑनलाइन क्लास में। एक्टिव रहिएगा, सोइएगा नहीं। चाय वाय घर वालों से मंगा लीजिएगा, सोइएगा तो फिर खत्म कहानी। सिनेमा हॉल में गए हो कभी तुम लोग? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो सिनेमा हॉल में जाते हो ना तो 3 घंटे की फिल्म होती है। 3 घंटे की फिल्म में अगर तुमको बीच में एक बार भी झपकी आया ना तो फिल्म का मेन क्लाइमेक्स छूट सकता है। इसीलिए लोग एकदम आंख खोल के बैठ के सुनते रहता है, देखते रहता है, हर सीन पे ताली बजाता है। और ऊपर से पैसा भी दिया रहता है, सोने तो गया नहीं है, सोने के लिए तो लोग घर में भी सो लेता है। एक बार सीन पास कर जाता है तो पड़ोसी भी नहीं बताता है, कहता है बैठो देखने दो, बाद में बताएंगे। तो बिल्कुल सिनेमा की तरह होती है पढ़ाई। जैसे सिनेमा से आपको प्यार है, फिल्म से प्यार है, चुपचाप आंख खोल के एकदम एक्टिव होके एड्रेनलिन शॉट लेके बैठे रहते हैं कि नहीं भाई हम एक्टिव रहेंगे, वैसे ही क्लासरूम में बैठा कीजिए। किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, उससे मोहब्बत करना सीख लीजिए। किसी से प्यार होता है तो रात भर जग जाते हैं, उसको पाने के सपने देखते हैं। तभी तो शब्द बना, बड़ा फेमस शब्द बना, जानते हो क्या? ड्रीम गर्ल। एक फिल्म आया, हेमा मालिनी को एक जमाने में ड्रीम गर्ल कहा जाता था, लोगों के सपने में आती थी। अब होता क्या है ना कि जब भी किसी चीज का ड्रीम होता है ना तो वो आपकी नींद को खराब करता है, आप उसको दिन रात पाने के बारे में सोचते हैं। मेडिकल भी ना, जिस दिन आप सपना बना लीजिएगा, जिस दिन इससे मोहब्बत कर लीजिएगा, इसकी हर चीज अच्छी लगने लगेगी। आपको फील होगा कि हाँ यार पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है। ऐसे फिर फील नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती भेज दिया गया है, कोई मजा नहीं है, बस आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, नींद आएगा, उधर इधर बंगले झांकिएगा। किसी भी चीज में को मतलब आप, जैसे होता है ना, मैंने ये मेरा हर साल का एक्सपीरियंस है। जैसे अभी अगर मैं आपको गांधीनगर सेंटर पे सिर्फ बताऊं, टोटल जीएमडी के 6 बैचेस में पढ़ा रहा हूँ। 6 बैचेस का मतलब होता है 1/3 बैचेस में पढ़ा रहा हूँ। 6 बैचेस में कम से कम मैं पढ़ा रहा हूँ तो 300 से 400 बच्चों को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और उसके अलावा भी बड़े सारे बैचेस होते हैं। अब ये मेरा हर साल का काम है कि 1000 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे को ना मेंटेलिटी पता होती है कि बच्चे किस टाइप के बच्चे क्वालिफाई करते हैं, किस टाइप के बच्चों का लक्षण कैसा है। वो देखते देखते इतनी तो बातें पता चल जाती है कि बच्चों को अगर 2-4 बार देखो क्लासरूम में, ऐसे तो तुम लोग को हम नहीं देख पाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्टार्ट में ही बता देंगे कि हाँ ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
अब उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, तो जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऐसे बच्चे जो एक सपना लेके आते हैं ना, जो कह रहे हैं ना ये ड्रीम, जिसको तुम मजाक में ले रहे हो कि हाँ ड्रीम गर्ल्स और क्यों कह रहे हैं, ये जो सपना जब लेके आते हैं ना बच्चे, उन बच्चों का मेडिकल पहली बार में क्रैक हो जाता है। पता है उनको बीच में कुछ नहीं दिखाई देता है, बीच में उनके दोस्त इधर क्लास में लड़ाई करते हैं, कोई प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, कोई मटर गश्ती करते हैं, उन बच्चों को मैंने देखा है थ्रू आउट द सेशन अनअफेक्टेड रहते हैं, और जबरदस्त पैशन उनके अंदर मैंने देखा है, एक जुनून देखा है, उनको स्ट्रगल करते देखा है मैंने चीजों के लिए, उनके अंदर एक टेंडेंसी पता नहीं अलग ही टाइप का उनका जो होता है ना लगाव होता है इस सपने से, और वो उनके वर्क में दिखता है, उनके काम में झलकता है कि हाँ ये बच्चे इतने, मतलब उनको अगर जैसे कई बच्चे आपको मिल जाएंगे कि अगर टेस्ट में कम नंबर आ जाता है ना, उनकी आंखों में आंसू आता रहता है, नजरें नहीं मिलाते हैं जब तक अगले टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म ना करें, और ये चीज बिना मोहब्बत की हो ही नहीं सकती है। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप उस चीज से प्यार करो जिसको आपको पाने की तमन्ना है, फिर एक बार करके देखिए, फिर तो सच में आप भी नजर नहीं मिलाइएगा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो, और बस आपको उसी चीज की जरूरत होती है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी रखिए। द प्राइमरी लव शुड बी योर कैरियर, कैरियर में भी सिर्फ ये ही 2 साल, ये 2 साल भी नहीं, तुम लोगों के लिए तो 1 साल ही है, और जैसे ही इससे प्यार करना सीख लोगे, पढ़ाई में ना जो मजा आएगा ना, कभी शिकायत नहीं करोगे सर फिजिक्स नहीं समझ में आता है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, सर जूलॉजी समझ में आता है, ये सब शिकायत ही नहीं रहेगी, फिर तो फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी। देखते हो प्यार में इंसान को सब अच्छी भली चीजें सब अच्छा ही लगता है, सब बढ़िया एक नंबर चकाचक लगता है, वैसे ही करना होता है। एक बार करके देखो, तुम्हारी बैच से कोई बच्चा उठ के पहुंच जाएगा, तुम रह जाओगे पीछे। कहीं ना कहीं आपको सपना तो बनाना ही पड़ता है, नहीं बनाइएगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाती है। सुनिए, जी सेल पे मैं बता रहा था, जी सेल के बारे में मैंने क्यों नहीं कहा कि इसका सिक्रीशन निकलता है। पहली बात, ये बात समझिए, जी सेल जो है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता ही नहीं है, जैसे म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था, HCl प्रोड्यूस हो रहा था, एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था, ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है। ये भाई साहब प्रोड्यूस करते हैं एक बड़ा ही फेमस हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रीन हार्मोन। ये बताओ कि हार्मोन कैविटी में डाला जाता है कि ब्लड में? ब्लड में। बस हो गया, इसीलिए गैस्ट्रिक जूस का पार्ट नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस तो कैविटी में होता है, ये ब्लड में डाला जाता है हार्मोन। समझ रहे हो बात को? इसको कहां डाला जाता है? पुट इन ब्लड ब्लड ब्लड। ब्लड। अच्छा अब एक बात समझो, मतलब ये एक एंडोक्राइन सेल हुआ, एंडोक्राइन सेल कहने का मतलब है जो हार्मोन प्रोड्यूस करे। अच्छा ये एंडोक्राइन सेल तुम्हारे इंटेरिक सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल में है, इसीलिए इस सेल को एक खास नाम दिया जाता है, कहा जाता है इंटेरो एंडोक्राइन सेल। एक्चुअली ऐसे सेल्स जो तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में हैं और हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं इंटेरो एंडोक्राइन सेल। क्लियर है ये बात? यस सर। यस अच्छा, इनके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटीसी चैप्टर में, और कौन कौन से हार्मोन हमारे एलिमेंट्री कनाल से सीक्रेट होते हैं वहां पे पढ़ेंगे। सी टॉपिक, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये गैस्ट्रिक जूस का पार्ट नहीं है। अच्छा ये कहानी हो गई हमारे पूरे सेल्स की, सारा तामझाम खत्म हो गया, जितने भी सेल थे चारों सेल आपको पढ़ा दिए गए हैं, उस पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो पढ़ा दिया गया है। अब ना एक छोटा सा बीमारी है स्टमक से रिलेटेड, वो भी पढ़ा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो, बीमारी का नाम है, बहुत फेमस बीमारी है, नाम है पेप्टिक अल्सर। देखो पहले तो समझो, तुमको देख के पता चल ही जा रहा होगा कि सर अल्सर का मतलब क्या होता है। सुनो समझाते हैं। जैसे हाथ पैर में घाव होता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन मान लो कोई ऐसा घाव है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, जख्म है, इतना गहरा जख्म है कि ठीक नहीं हो रहा है, पस बन गया है, इनक्यूरेबल है, बहुत खराब कंडीशन उस जख्म की हो चुकी है। ऐसा कोई भी जख्म जो ठीक ना हो, सिवाय कुछ ऐसे जख्मों को जो कभी नहीं ठीक होता है पूरी जिंदगी, तो ऐसे कोई भी जख्म जो ना ठीक हो उनको आप अल्सर कह सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अल्सर क्या है? एक तरह का जख्म है जो ठीक नहीं होता है, उसमें ब्लीडिंग भी होती है, पस भी बनता है। अब कहिएगा ठीक है सर, क्या क्या कहानी है अल्सर का, समझाते हैं। देखो चाय पी ले फिर पढ़ाए, 2 मिनट बस लगेगा चाय यस पीने। सर। यस सर तुम लोग भी पानी वानी पी लो, बस 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं।
क्लास के टाइम में देना ही नहीं चाहिए, क्लास के बाद देना चाहिए, तो बीच क्लास मिला के चाय पकड़ा देते हैं। कुछ पूछना है पूछ लो। सर जी सेल एक बार रिपीट करना। जी सेल एक बार रिपीट करना। जी सेल आगे पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो। जी सेल एक एंडोक्राइन सेल है, एक्सोक्राइन सेल नहीं है। एक्सोक्राइन सेल होता तो ये अपना सिक्रीशन जो है एंजाइम या फिर इस कैविटी में रिलीज करता। ये हार्मोन बनाता है और हार्मोन को ब्लड में डालता है। कौन सा हार्मोन बनाता है बोलो तो? गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रिक। गैस्ट्रीन हार्मोन, ठीक है, समझ में आई बात? यस यस सर। और उस हार्मोन के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। हार्मोन इस पूरे जीआईटी का अलग से पढ़ाएंगे। स्पेशली अगर तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, तो उसको इंटेरो एंडोक्राइन कहते हैं। ओके देखो सर। तो रेनिन कौन से क्रिएट करता है? क्या कह रहे हो? प्लांट्स में रेनिन कौन से क्रिएट करता है? रेनिन के बारे में आगे पढ़ाएंगे, डाइजेशन में पढ़ाएंगे। अभी फिजियोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाना शुरू किया है, रेनिन आगे पढ़ाएंगे। चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, रेनिन अभी पढ़ाया ही नहीं है मैंने। अभी आगे डाइजेशन पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे। चलो चाय खत्म हो गया, पढ़ते हैं। सुनो, अल्सर पे बात कर रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा स्टमक है, ठीक है, तुम लोग पूछ ही रहे हो, बहुत बढ़िया से पढ़ भी रहे हो, ये स्टमक है तुम्हारा, ठीक, खूब बढ़िया से जान रहे हो कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, इसका नाम है ऑक्साइंटिक सेल। ई भाई साहब यहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं HCl। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? HCl, ठीक है। अच्छा, ये HCl चाहेगा कि पीछे जो है, जो वॉल है उसको जला दे, लेकिन उस वॉल को जलने से बचाएगा, जलने से बचाएगा। कौन बचा रहा होगा इस वॉल को जलने से? ग्रीन वाला लेयर, म्यूकस। म्यूकस। अच्छा ठीक है, ठीक म्यूकस। ठीक ठीक ठीक, बचा दिया। कह रहा है ये बताइए ना सर एक बात, मान लीजिए सर मेरा मन है कि भाई थोड़ा पेट में HCl निकालो, तो इसको कह रहे हैं ऑक्साइंटिक सेल, भाई एक बात सुन, थोड़ा HCl निकाल के दिखाओ। ऑक्साइंटिक सेल खुश होकर निकाल दे रहा है। ऐसा है क्या? आपके कहने से निकाल दे रहा है ऑक्साइंटिक सेल HCl? नहीं निकाल रहा। पहली बात तो ये, इसकी सिक्रीशन आपकी मर्जी से कंट्रोल नहीं होती है। पूरी एलिमेंट्री कनाल की सिक्रीशन तुम्हारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होती है। कह रहा है फिर, कह रहा है अच्छा, अब ये सेल है, कुछ भी सिक्रीट कर रहा होगा तो इधर से पूछ के ही ना, शकल नहीं ना देखने के लिए बैठा हुआ है आपका ब्रेन, उसके पास भी है दिमाग, वो भी आपका ख्याल रख रहा है। जब खाना वाना आता है तब सिक्रीट कराता है। अब कैसे इसकी सिक्रीशन होती है वो ध्यान से देखिए। जैसे ये CNS है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक बड़ा ही फेमस नर्व बाहर निकलता है, न्यूरॉन बाहर निकलता है, एक तरह का क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से बाहर निकलता है, पढ़ाएंगे आगे, और जाके इस ऑक्साइंटिक सेल पे एंड करता है। ऐसे तो पूरी एलिमेंट्री कनाल में जाता है। नाम है इसका वैगस नर्व। वैगस नर्व किसको स्टिमुलेट कर रहा है बोलिए तो? ऑक्सैंटिक सेल। क्या सिक्रीट करने के लिए? HCl। अच्छा क्या हुआ ना कि मान लीजिए कि किसी दिन से आपका वैगस नर्व पगला गया, जरूरत नहीं है फिर भी कह रहा है भाई सिक्रीट कर दे HCl। अब अगर एसिड ज्यादा सिक्रीशन होगा, ओवर सिक्रीशन होगा, तो म्यूकस तो कम ही है, लेकिन अगर इसको एक्सेसिव स्टिमुलेट किया है वैगस नर्व आपके ऑक्साइंटिक सेल को, तो एसिड बढ़ेगा। एसिड बढ़ेगा तो म्यूकस उसको रोक नहीं पाएगा। एसिड क्या करेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एसिड क्या करेगा, यहां पे पेनिट्रेशन करेगा, म्यूकस को तोड़ देगा, म्यूकस को हटा देगा। ज्यादा एसिड हटा देगा तो अंदर की जो लेयर्स हैं, अंदर म्यूकोसा है, उसको भी डिजेनरेट कर देगा। जस्ट म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं। उस ब्लड वेसल के कांटेक्ट में एसिड जाएगा, तुरंत उसको तोड़ देगा, तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल में खून आने लगेगा, तुम्हारे पेट में खून निकलने लगेगा। जख्म हो गया ना, जला दिया एसिड उसको ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से। अब ये खून जाएगा तुम्हारे स्टूल में, तो स्टूल में भी खून आएगा, पेट में दर्द भी होगा, जलन भी महसूस होगा। इसी को क्या कहते हैं बोलिए तो? पेप्टिकल्चर। बहुत बढ़िया। occurs due to excessive secretion। किसके excessive stimulation? HCl। Stimulation of vagus nerve। और vagus nerve के ओवर स्टिमुलेट होने से increases HCl
सिक्रीशन, और HCl का सिक्रीशन बढ़ने से क्या होता है? डैमेज कर देता है, डैमेजेस। कहिएगा सर क्यों पढ़ाए हैं हम लोगों को, ये बताइए, क्या जरूरत था ये चीज बताने का? तो जरूरत था तभी पढ़ाए हैं। एम्स पूछा है, कह रहा है सर पेप्टिक अल्सर। सर समझ में आ गया। देखो पेप्टिक अल्सर, एक तो ये कारण है पेप्टिक अल्सर होने का, दूसरा भी कारण है। पेप्टिक अल्सर दूसरे रीजन से भी होता है। एक तो हो गया ये रीजन जो कि एम्स पूछा है, एक दूसरा रीजन होता है कई बार तुम्हारे पेट में अलग अलग तरह के, जैसे मान लो गंदे हाथों से खाना खा रहे हो, एक बड़ा फेमस बैक्टीरिया है, नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जानते हैं ये बैक्टीरिया भी बहुत स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है। मान लीजिए कभी आपके पेट में घुस गया ना, तो ये भी म्यूकस को तोड़ देता है, खा जाता है म्यूकस लेयर को, और खा जाता है तो भले एसिड कम है, अगर म्यूकस डैमेज हुआ तो एसिड सीधा तुम्हारे पेनिट्रेशन करता है, जख्म क्रिएट करता है, अल्सर कॉज करता है। तो ये बैक्टीरिया भी डैमेज कर देता है म्यूकस लेयर को, और इसकी वजह से भी क्या होता है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ अब तक की बातों? आपका आपका स्टमक का एनाटॉमी, थोड़ा बहुत फंक्शन समाप्त हो गया। अभी डाइजेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी फिजियोलॉजी में मैंने हाथ नहीं लगाया है, अभी सारे पार्ट्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टमक के बाद। अगर मैं बात करूं तो हमारा अगला जो नंबर है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, 5 पढ़ लिया है। छठा नंबर चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे छठा नंबर? स्मॉल intestine. ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, कुछ टाइम से मेरे को ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है ना कि मैंने हालांकि एलिमेंट्री कनाल का तुम लोग बच्चे नहीं हो, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार अभी फिगर छोटा सा बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं स्टमक के साथ एलिमेंट्री कनाल का, कुछ चीजों को समझने में मदद मिलेगा। बड़े ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका ओएसओ है, दिस इज ओएसओ। ठीक, थोड़ा बढ़िया से ही लिखते हैं, जब बना ही रहे हैं तो एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि अभी तक मेरे को ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि मैंने अभी तक आपको एलिमेंट्री कनाल का एक भी बार फिगर नहीं बनाया है। दिस इज ओएसओ, इसी ओएसओ से लगा हुआ है आपका स्टमक, और इससे सी शेप्ड लगा हुआ है डिओडेनम। इससे लगा हुआ है सी शेप्ड डिओडेनम, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सी शेप्ड डिओडेनम लगा हुआ है। ठीक, कह रहा है चलिए सर आप जो बताना चाहते हैं वो बताइए, छोड़िए वो सब बात। इसके बाद मैं जो बताना चाहता हूं वो है ये, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनिए ये वाला जो पार्ट है दिस इज डिओडेनम। ठीक, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, एक होता है डिओडेनम। ये जो दोनों हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो दोनों हिस्सा देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को कहते हैं जेजियनम। एक रफ स्केच बना रहे हैं, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज इलियम। अब इलियम जो है ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये वो इलियम नहीं है जिसको आप इससे पहले भी जानते हैं, और गलती कीजिएगा, नॉट इलियम। अच्छा, ये इलियम क्या है? तो तुम्हारे पेल्विस में ये जो थाई वाला हिस्सा है, वहां पे पेल्विक गर्डल का बोन है इलियम। ये ILEIUM वाला क्या है? बोन ऑफ, किसका बोन है बोलो तो? Pelvic तुम गारंटेड गलती करोगे, इसी गलती से पहले तुमको मैंने ये रोक दिया, गलती अब नहीं करना, देखना तुमसे फंसाया जाएगा, चाहे इस चैप्टर में फंसाया जाए, चाहे लोकोमोशन में फंसाया जाए, गारंटेड फंसाया जाएगा। लोकोमोशन में कैसे फंसाया जाएगा? पूछा जाएगा इनमें से कौन पेल्विक गर्डल का बोन नहीं है, वहां इलियम लिखा रहेगा, स्पेलिंग तुम देखोगे नहीं, कहोगे ये तो पेल्विक गर्डल का बोन है, पता चला वहां ILEUM लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. पूछ देगा विच इनमें से कौन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम, ILIUM वाला इलियम लिखा रहेगा, तुम टिक करके चले आओगे कि नहीं इसमें तो सब पार्ट है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए ही लिखा गया है।
कह रहे सर समझ गए, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है सर। इधर आइए सर, इधर देखिए, ई वाला जो स्पिंचर है सर, ये इसका नाम आप ही बताए थे। TX pincher. ठीक, पाइलोरिक स्पिंचर। कह रहा है सर हम लोग थोड़ा बहुत, अगर आपके डाइजेशन के नॉलेज को चेक करूं तो 9-10 से लेके अब तक आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपके कहाँ पे होता है, बोलिए तो। Small intestine. Small intestine. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो हम आपको सुना रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मेरा कोई ये नहीं है, इरादा नहीं है, इस चीज को, फिगर को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। चलिए, इधर देखिए, कह रहा है कि ठीक है सर, सबसे ज्यादा डाइजेशन आपके हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा, ये जो व्हाइट कलर वाला हिस्सा है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, इसका सबसे पहला पार्ट है ये सेकम, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये है कोलॉन, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये है रेक्टम, हम और डिटेल में चर्चा करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो है एनस। कह रहा है सर एक बात समझो सर, आप अगर चाहते हो समझना तो समझो, हम समझाते हैं, देखो बड़े ध्यान से। कह रहा है सर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पचना होगा पचा दिया जाएगा, अब जो अनपचा हुआ खाना है, जो खाना नहीं पचा है, वो खाना यहाँ पे आपके सेकम में पहुंचेगा, ये खाना है अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं पचा। इसी अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग कहते हैं फीकल मैटर, जिसको सुबह सुबह आप निकाल के आते हो क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड है। अब कह रहा है सर अब एक बार ये फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला आया, सीकम में चला आया, तो कई बार ये बैक फ्लो भी होने का खतरा रहेगा, फिर से पीछे चला जाएगा कोलॉन में। कह रहा है इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, जानते हैं सर, यहाँ पे एक भाल्व पाया जाता है, इस भाल्व को कहते हैं, ये इलियम और सीकम के बीच में है, नाम है इसका इलियोसेकल वॉल्व। वॉल्व की खासियत ही होती है कि चीजों को यूनिडायरेक्शनली जाने देता है, इलियम से सेकम में जाने देगा, लेकिन क्या सेकम से इलियम में आने देगा? No, sir. No, sir. नहीं, मतलब वो प्रिवेंट करेगा किसके बैक फ्लो को? Fecal matter. बहुत फेमस सवाल, जो लाइन यूज कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की लाइन है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। आप जानिए ये एनसीईआरटी में पूरा लाइन ही है। कह रहे समझ गए सर इसमें क्या है, आप इतना भी जानिए, दो तरीके से क्वेश्चन। अच्छा देखो, ऊपर जो स्पिंचर्स थे ना, कई बार वो खुल रहे थे, बंद हो जा रहे थे, तो चीजें बैक फ्लो हो जा रही थी। वॉल्व से बैक फ्लो नहीं होता है, वॉल्व चीजों को एक ही तरफ जाने देता है। ये बात हो गया। कह रहा है कुछ और सर, कह रहा है इसमें कुछ और ये जानना है कि आपको इन वॉल्व्स का नाम याद रखना है। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के बीच का ये वॉल्व है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं जरा स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा। अच्छा ये सब बहुत नैरो पार्ट है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, नैरो है लेकिन बहुत लंबा पार्ट होता है, ठीक है, नैरो बट सबसे लॉन्गेस्ट होता है, बट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए कैनाल, बहुत लंबा पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ज्यादा तामझाम ना करते हुए हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्टकट में निपटाएंगे, जो हमें जानना था हम जान चुके हैं। डिओडेनम, अब डाइजेशन इसका जानना है, वो डाइजेशन में पढ़ेंगे, और लास्ट है इलियम। अब अगला जो आपको जानना है वो जानना है डिओडेनम का शेप। देखिए डिओडेनम का शेप आपको अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा बड़े ध्यान से, तो चलिए आपको ऑब्जर्व हम करवाते हैं। ये देखिए ये सी जैसा नजर आ रहा होगा, डिओडेनम कैसा नजर आ रहा है बोलिए तो? ऐसे सी जैसा नजर आ रहा है। अच्छा इसी सी को आप ऐसे घुमा दीजिएगा ऊपर की तरफ तो यू जैसा नजर आएगा, बोलिए तो। अब देखिए, Yes, sir. जानते हैं आपके एलिमेंट्री कनाल में तो सी शेप का है, लेकिन रैबिट ओबिट में थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है तो कह दिया जाता है कि यू शेप का है। आपको इंसानों वाला याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. Yes, sir. अब ना ये तो हुआ इसकी एनाटॉमी, जो छोटी छोटी बातें थी जो बहुत बिना तामझाम के जो आप समझ गए। अब थोड़ा तामझाम वाला बात समझिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी हिस्टोलॉजी हमें पढ़नी है, हमें पढ़ना है हिस्टोलॉजी
इसमें भी कुछ अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 1 मिनट आपको फिर से टाइम देते हैं, एक बार नजर दौड़ाइए, फिर हिस्टोलॉजी पढ़ाएंगे। यार जरा 1 सेकेंड आप लोग रुक जाइए, हम रूटीन तब तक देख लें। बस 1 मिनट, जरा हम रूटीन चेक कर रहे हैं कल अगले हफ्ते का। चलिए हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाते हैं। देखो एक बड़ा फेमस ग्लैंड है, उसका नाम है ब्रूनर्स ब्रूनर्स ग्लैंड। आपको मैंने कहा होगा कि कई बार सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड पाए जाते हैं। आप जानते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेशली डिवोडेनम के सब म्यूकोसा में ये ग्लैंड पाया जाता है, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ डिवोडेनम। अच्छा एक बात बताइए कि डिवोडेनम में जो खाना आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा, बोलिए तो। स्टमक। स्टोमक। इधर देखिए, Stomach. अच्छा यहां से जो खाना आपके डिवोडेनम में आ रहा होगा, उस फूड को, उस खाने को आपके स्टमक में चर्न किया गया है। तो ये कैसा फूड होगा बोलिए तो, एसिडिक होगा, इसमें एसिड मिला होगा, होगा ना एसिडिक फूड। दूसरी Yes, बात, sir. आपको आगे बताएंगे, इस खाने को चर्निंग के बाद एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कहा जाता है काइम। अच्छा मतलब आपके डिवोडेनम में क्या आ रहा है जरा बताइए तो, काइम आ रहा है। क्या आ रहा है बोलिए तो, काइम, Kind. एसिडिक। कह रहे हैं सर वो भी छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा एसिडिक नहीं, बहुत एसिडिक है। आपके डिवोडेनम में जो जगह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ का मीडियम होता है बेसिक मीडियम। अब कह रहा है लेकिन सर इसमें खाना तो एसिडिक आ रहा है, पूरा इन्वायरमेंट एसिडिक कर देगा। कह रहा है उसका जुगाड़, आपका ये जो ब्रूनर ग्लैंड है ना, सब म्यूकोसा से यहाँ पे रिलीज करता है म्यूकस, अब वो भी अल्कलाइन म्यूकस। एक उधर से एसिडिक खाना आ रहा है, इधर से अल्कलाइन म्यूकस, उधर से आग आ रहा है, इधर से तुम पानी मार रहे हो, बुझा देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उधर से एसिड आ रहा है, इधर से अल्कली फेंक रहे हो, बेस फेंक रहे हो, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इनकमिंग एसिडिक काइम को, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है किसका सिक्रीशन, बोलो तो। Berners gland. बर्नर्स बहुत ग्लैंड। सिक्रीट, क्वेश्चन एम्स पूछो, अल्कलाइन म्यूकस, और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेज एसिडिक फूड
या काइम कमिंग फ्रॉम, कहां से बोलिए तो स्टमक से। चलो अब ये हो गया कहानी, चलिए आगे चलते हैं। एक तो ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में हो गया, कह रहा है क्या सर कुछ और भी है? देखो दो चीजें हैं, ये दोनों आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आगे कहाँ पे? तो लिम्फोइड स्ट्रक्चर में। एक्चुअली लिम्फोइड स्ट्रक्चर का थोड़ा सा लफड़ा है, इसको कहते हैं हम लोग पेयर्स पैच, या इसी का नाम है एबडोमिनल टॉन्सिल। सुनते रहो बड़े ध्यान से। कह रहा है सर ये क्या चीज है? एक टॉन्सिल याद है तुमको, तुम्हारे ओरल कैविटी और फेरिंग्स में था। देखो टॉन्सिल Yes, के sir. बारे में कहे थे कि लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली लिम्फोइड स्ट्रक्चर तुम्हारे ओरल कैविटी से लेके पूरे एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं, पूरे एलिमेंट्री कनाल में। ऐसा ही कुछ लिम्फोइड स्ट्रक्चर ग्रुप में पाया जाता है, कहाँ पे? तो इलियम में। और इलियम में भी म्यूकोसा में, और म्यूकोसा में भी लैमिना प्रोपोरिया में। क्या है ये? बड़े ध्यान से देखिए। आर एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड का मतलब होता है ग्रुप, ये ग्रुप होता है इसका मतलब ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है? आर एग्रीगेटेड ग्रुप, ग्रुप है ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड का ग्रुप है, या लिम्फ नोड्यूल कह लीजिए, नोड्यूल्स इन सिर्फ लैमिना प्रोपोरिया में, याद रखिएगा कहीं और नहीं। और वो भी सिर्फ इलियम में, लैमिना प्रोपोरिया ऑफ इलियम। लैमिना प्रोपोरिया किसका हिस्सा है बोलिए तो? म्यूकोसा का। कोई तकलीफ? लिम्फोइड स्ट्रक्चर क्या होता है आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। कह रहे ठीक है सर कुछ और न बताओ सर, इसमें कुछ और भी जानना है? कह रहे हाँ और भी है। देखो एक तो हो गया कि तुम्हारे ओरल कैविटी में टॉन्सिल था और फेरिंग्स में था, दूसरा टॉन्सिल ये रहा। क्या है सर? इसके बाद भी पूरे एलिमेंट्री कनाल में, पूरे गट में, पूरे गट में जगह जगह पे लिम्फोइड स्ट्रक्चर होते हैं बिखरे हुए, और उनको कहते हैं गाल्ट। क्या कहते हैं बोलिए तो? गाल्ट। अरे भाई Right. गाल्ट क्या है? गाल्ट जी बोले तो गट, ए बोले तो एसोसिएटेड, और एल बोले तो लिम्फोइड, और टी बोले तो टिश्यू। मतलब आपके गट से जुड़ा हुआ लिम्फोइड टिश्यू, पूरे एलिमेंट्री कनाल में फैला हुआ लिम्फोइड टिश्यू ही गाल्ट कहलाता है। इनके बारे में डिटेल में सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे। कोई तकलीफ? No, sir. ये पेयर पैचेस में से बताना। क्या कह रहे हो? पेयर पहले ये बताओ पेयर्स पैच है क्या, बताओ तो, बोलो, देख के ही बताओ। लिम्फोइड टिश्यू है? यस सर। ये लिम्फोइड टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? देखो देखो, सर लैमिना प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन। लैमिना प्रोपोरिया। लैमिना प्रोपोरिया किसके लैमिना प्रोपोरिया? म्यूकोसा इलियम के। इलियम के लैमिना प्रोपोरिया में, बस इतना ही जान। अब लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है ये आगे आप जानोगे, ठीक है बबलू? कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। No, sir. ठीक है। अरे यार रुको, बड़ा लफड़ा है इधर तो, एक सेकंड जरा रुकना तुम लोग। बबलू क्या दिक्कत आ रहा है बताओ इसमें? क्या तुमको नहीं समझ में आया है? जो एग्जैक्ट नहीं समझ में आया वो बताओ। सर लिम्फ नोड्यूल हाँ लिम्फ नोड्यूल कह तो रहे हैं। लिम्फ नोड्यूल आपको क्लास 12th में, क्लास 12th में अभी थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ाए हैं, जब पढ़ाएंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और वापस इन टर्म्स को वहां पे भी पढ़ाएंगे, खुद ब खुद इंट्रोड्यूस किया जाएगा फिर से। फिलहाल बस जान लीजिए कि कुछ होता है उसमें लिम्फोइड स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके सर। अब इधर, अब इधर आइए। अब ना आपको हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ाने जा रहे हैं। ये फिगर आपको बहुत कुछ समझने में मदद करेगा, बड़े आराम से देखिएगा इस फिगर को। अच्छा एक माल्ट भी होता है, गट बोले तो पूरा एलिमेंट्री कनाल, एक माल्ट होता है। माल्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखो तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल में जहां जहां म्यूकस है, या पूरी बॉडी में जहां जहां म्यूकस है, म्यूकस कहाँ है? नाक में है, ट्रैकिया में है, यूरेथ्रा में है, पेट में है, जगह जगह पे। तो जहां जहां म्यूकस है, अगर उसके साथ लिम्फोइड टिश्यू जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहोगे बोलो तो? माल्ट। क्या कहोगे?
Galt. और अगर एलिमेंट्री कनाल में गट में है तो उसको क्या कहोगे? Galt. पढ़ेंगे Galt. इनके बारे में, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा, फिर से याद दिलाया जाएगा। फिलहाल बस जान लीजिए कि कोई चिड़िया होता है भाई। इधर आइए, अब जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले 10-15 मिनट में नॉन स्टॉप बोलूंगा, तो पानी पी लेते हैं फिर बोलते हैं। कब तक क्लास होती है? 5:45 तक की ना? Yes, sir. ठीक है, तो 15 मिनट नॉन स्टॉप बोलेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए जरा हम पेज को छोटा करेंगे तभी इस पे हम बना पाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ाने जा रहे हैं तुमको, तो बड़े आराम से सुनना। ये तुम्हारा ओइसोफेगस है, ये तुम्हारा स्टमक है, ये तुम्हारा स्टमक है, और ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब कहोगे सर ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा ही खतरनाक आप बनाए, बहुत बड़ा बना दिए स्मॉल इंटेस्टाइन, जरूरत थी तभी बनाए हैं। देखिए ये बताइए, आपकी एलिमेंट्री कनाल का सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? बोलिए तो, कहीं पे भी क्या कहलाता है इनर मोस्ट लेयर? ये वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज म्यूकोसा। कह रहा है ठीक है सर म्यूकोसा है। कह रहा है यही म्यूकोसा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो दोनों तरफ, ऊपर चारों तरफ से, दोनों तरफ नहीं चारों तरफ से ये म्यूकोसा जा रहा है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टोमक में तो देख रहे हो सीधा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी कहानी बदल जाती है। बड़े ध्यान से देखिए, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये इस तरह से फोल्डिंग बना लेता है। कहिएगा अच्छा, ऐसे ऐसे ये फोल्डिंग बना लेता है। आप देखते चलिए, इस तरह से आपके म्यूकोसा की फोल्डिंग होती है। कहां पे फोल्डिंग होती है बताओ तो? Small intestine. स्मॉल कहोगे सर इंटेस्टाइन ये में। क्या चीज है, सर ये क्या चीज है? तो सुनते रहो, अब बड़े ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ समझने में मदद करेगा। म्यूकोसा की फोल्डिंग, म्यूकोसा की फोल्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में कहलाती है, बहुत फेमस नाम है, वाल्व्स ऑफ कर्करिंग। कहिएगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, कतई नहीं, आपको याद रखना है। इसी वाल्व ऑफ कर्करिंग के 2-3 नाम और हैं। इसका 2-3 नाम और क्या है, एक बहुत और भी बहुत फेमस नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं पिलेक्काई सर्क्यूलरिस। इसी को हम लोग कहते हैं पिलेक्काई सर्क्यूलरिस। इसी का एक और नाम है, छोड़ो वो नाम हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। कह रहा है ठीक है सर समझ गए, ये रहा वाल्व ऑफ कर्करिंग। कह रहा है ठीक है सर वाल्व ऑफ कर्करिंग हो गया, समझ गए। अब कह रहा है सर आगे आ जाओ सर। कह रहा है जानते हो इस वाल्व ऑफ कर्करिंग के ऊपर देखोगे ना, इस वाल्व ऑफ कर्करिंग के ऊपर, अब ध्यान से सुनिएगा, तो इस वाल्व ऑफ कर्करिंग के ऊपर ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इस तरह से, इस तरह से फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं हर वाल्व ऑफ कर्करिंग के ऊपर। मैं कुछ पे बना रहा हूं, सबके ऊपर पाए जाते हैं ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन। इस पे भी पाए जाते हैं ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन, सब पे पाया जाता है, एक दो सब पे दिखा देते हैं। इस तरह से ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। कहिएगा ये क्या चीज है? तो ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है वाल्व ऑफ कर्करिंग के ऊपर, फिंगर जैसा ये जो प्रोजेक्शन है, बड़े ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सर्कल आउट करके दिखा रहा हूं। दिस इज विलाई। क्या कहते हैं इसको बोलो तो? Villi. विलाई कहते हैं। विलाई क्या है? तो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कह रहा है ठीक है सर कुछ और बताओ सर, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब विलाई को ऊपर छुइएगा ना, विलाई के ऊपर, विलाई के ऊपर छुइएगा तो देखिए आपको क्या नजर आएगा। विलाई के ऊपर छुइएगा तो इस विलाई के ऊपर, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं फिगर को ताकि आप मेरी बातों को बड़े आराम से समझ सको। जैसे ये विलाई है, इन विलाई के ऊपर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, और वो सेल इन बड़े इंटरेस्टिंग सेल्स होते हैं। उन सेल्स के ऊपर पाया जाता है, आप देख रहे हैं क्या पाया जाता है आपके हिसाब से, देखो तो। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। जानते हो क्या है? इस विलाई के ऊपर पाया गया है हैव सेल्स, और उन सेल्स को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इंटेरोसाइट। और उन इंटेरोसाइट को, और इस पूरे विलाई को थोड़ा इनलाज करके देखते हैं, इंटेरोसाइट के ऊपर पाया जाता है हैव
माइक्रोविलाई। इधर देखिए माइक्रोविलाई कहाँ है, तो ये रहा माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई है। तो अब तक तुमने क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा की फोल्डिंग वाल्व ऑफ कर्करिंग, उसके ऊपर फिंगर जैसा फोल्डिंग विलाई, विलाई के ऊपर इंटेरोसाइट, उसके ऊपर माइक्रोविलाई। समझ रहे हो, फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग। अरे भाई इतना सारा फोल्डिंग क्यों किया गया, सीधा ही क्यों नहीं रखा गया? यार स्मॉल इंटेस्टाइन में करना होता है एब्जॉर्प्शन। इतनी सारी फोल्डिंग के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इन सब की वजह से, वाल्व ऑफ कर्करिंग की वजह से, विलाई के ऊपर की वजह से, माइक्रोविलाई की वजह से 20 गुना बढ़ जाता है। समझ रहे हैं बात को, बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. ये रहिए। अब बहुत प्यार से तुम इमेजिन कर पा रहे होगे जो हम बताना चाह रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक, इधर आइए। कह रहा है सर एक और बात जानिए, सर एक और बात ये जानिए कि जैसे सर ये विलाई है, इधर देखिएगा ये विलाई है, ठीक, इधर विलाई है। कह रहा है सर आप देखो ना सर, ये देखो सर बड़े ध्यान से देखो, जैसे सर ये तो विलाई है, दिस इज विलाई, दिस इज ऑल्सो विलाई। अच्छा, दो भिलाई के बीच में, दो भिलाई के बीच में ये खाली जगह नजर आ रहा है, नीचे की तरफ गया हुआ नजर, जगह गड्ढा नजर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इस गड्ढे को कहते हैं, इस गड्ढे को कहते हैं पिट। पिट का मतलब ही होता है गड्ढा, या इसी को कहते हैं क्रिप्ट। क्या कहते हैं? पिट या क्रिप्ट। Crypt. और इसी पिट या क्रिप्ट को यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, हम लोग कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहेन। क्या कहते हैं बोलिए तो? क्रिप्ट ऑफ लाइबर। Kuhen. तो भिलाई के बीच में क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहेन होते हैं। मैं उम्मीद करूं कि समझ रहे हो बातों को बड़े आराम से। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं चीजों को, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को शिफ्ट करते हैं। कह रहा है एक काम करो ना सर, थोड़ा भिलाई के बारे में बहुत बढ़िया से बताओ, हम लोगों को थोड़ा कम समझ में आए। एक काम करते हैं, इस भिलाई को इनलार्ज करके देखने की कोशिश करते हैं कि सीन क्या है। करते हैं इनलार्ज, देखते हैं क्या है भिलाई। इधर देखिए, हम सिर्फ एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये विलाई है, ठीक, ये विलाई है। कह रहा है सर ये विलाई है, ठीक है। इस विलाई के ऊपर आप ही तो सर बनाए हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेल। उस सेल पे पाया गया है सर ऐसे, इस सेल के ऊपर क्या पाया गया है बोलिए तो? Enterocyte. है क्या इसके पास? Microvilli. ठीक। Microvilli. अच्छा, माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई है, तो तुम्हें नहीं लगता है यहाँ की अपीयरेंस जो होगी वो ब्रश बॉर्डर्ड होगी? बोलो तो। Yes, sir. Brush. इसको ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? Yes, sir. बहुत बढ़िया। कह रहा है सर माइक्रोविलाई का तो आपने एक यूनिवर्सल फंक्शन बताया है, एब्जॉर्प्शन करना। तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में खाना पच रहा है, खाना पचने के बाद, खाना पचने के बाद इसी सेल में एब्जॉर्ब होता है। मतलब इसका फंक्शन क्या है बोलो तो? Absorption. ठीक, ये बात समझ में आया आप लोगों को? इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। कह रहे थोड़ा आगे चलते हैं सर, इसका आगे चलते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं हम लोग आगे। कह रहा है सर कुछ भी खाना खाते हैं एब्जॉर्ब होता है तो अल्टीमेटली तो ब्लड में भेजना होता है, भेजना होता है कि नहीं होता है भेजना? बोलो तो ब्लड में। Yes, sir. अब ब्लड वेसल के नाम सुनो, तुम लोग जो जानते हो, आर्टरी जानते हो, वेन जानते हो, और तुम लोग जानते हो कैपिलरी। तीनों ब्लड वेसल हैं। देखो किसी भी चीज को ना आर्टरी और वेन में नहीं डाला जा सकता है, उसको डाला जाता है कैपिलरी में। एक्सचेंज कैपिलरी लेवल पे होता है, समझ रहे हो बात को? Yes, अब देखना Yes, अपने sir. ध्यान Yes, से, sir. इस विलाई में आर्टरी आता है, और वो आर्टरी और इस विलाई में वेन भी होता है, वेन भी होता है इस विलाई में। देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना जो हम दिखा रहे हैं। दिस इज आर्टरी, आर्टरी को हमेशा रेड कलर से मैं दिखाऊंगा, और दिस इज वेन। और ये दोनों आर्टरी और वेन, देखना तो बड़े ध्यान से, ये रहा आर्टरी ऐसे गया हुआ है, ये रहा ऐसे वेन गया हुआ है। और बड़े ध्यान से समझिएगा जो बता रहे हैं आपको, ये दोनों ऐसे गए हुए हैं। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं, ऐसे ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए। दोनों का ये वाला जो पार्ट है, जानते हैं ये क्या बन गया? जानते हैं ये क्या बन गया? क्या बन गया बताइए तो? आर्टरी और वेन के बीच में ये कैपिलरी। कैपिलरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये कैपिलरी बन गया। अब जो भी फूड ये एब्जॉर्ब किया है ना ये सेल, उसको डाल देगा, कहाँ डाल देगा बोलो तो? Capillary. कैपिलरी। पुट इन कैपिलरी, डाल दिया खाना। कह रहा है ठीक है सर, सब समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें एकदम आसान है। ये वाला फोटो एनसीईआरटी में है, देखिए कभी एक विलाई का फोटो बना हुआ है, कैपिलरी दिखाया गया है, नीचे आर्टरी वेन दिखाया गया Yes, है। sir. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के सेकंड पेज पे ही ये फिगर बना हुआ है, जाके देखो अगर यकीन नहीं है तो। है
कह रहा है सर देखिए खाना में हम लोग Yes, बहुत sir. कुछ खाते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, डीएनए आरएनए खाते हैं। तुम कुछ भी खाओगे वो सब ब्लड में ही जाता है सिवाय फैट का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट छोड़ के। फैट का जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। समझ रहे हो बात को? अब देखो, देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसका सीन है, सीन एक अलग है, बनाते हैं। जैसे मान लो हम इसी में एक दूसरा विलाई बना दिए हैं ताकि फिगर बढ़िया रहे। मान लो यहाँ पे तुम्हारा सेल है, कौन सा सेल है? वही इंटेरोसाइट है, ठीक। मान लो तुमने खाना खाया है और बना है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। पढ़ाएंगे आगे, ध्यान रखिएगा। अब जब ये एब्जॉर्ब होता है ना तो इसको ब्लड में नहीं डाला जा सकता है। ब्लड में नहीं डाला जा सकता है तो किस चीज में डालिएगा भाई? तो इसी विलाई में बीचों बीच एक दूधिया सफेद मिल्की वाइट, समझ रहे हो, मिल्की वाइट, मिल्की वाइट क्या पाया जाता है? लिम्फ वेसल। और उस दूधिया सफेद मिल्क लिम्फ वेसल को, क्योंकि दूधिया सफेद होता है, हम लोग कहते हैं लैक्टियल्स। क्या कहते हैं बोलिए तो? Lacteals. लैक्टोज, मिल्क सुगर, वहीं से ये वर्ड डेराइव हुआ है। कह रहा है सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि विलाई में प्रोवाइडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल जिनको हम लोग लैक्टियल कहते हैं। कोई तकलीफ? No, sir. ठीक No, है, sir. सब आपको Yes, समझ sir. में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा एक बार फिर से Yes, इसको sir. थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए, बड़ी चीजों को ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व कीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, देखा कि बड़ा सारा फोल्डिंग है, भाल्व ऑफ कर्करिंग, उसके ऊपर फिर फिंगर जैसे फोल्डिंग है, विलाई। विलाई के ऊपर गए तो कुछ स्पेशल सेल है जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इंटेरोसाइट एब्जॉर्प्शन में स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? माइक्रोविलाई। अच्छा, एब्जॉर्ब करने के बाद खाने को कहीं ना कहीं डालना होगा, तो विलाई में ही ब्लड के कैपिलरीज होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. अब आते हैं, अच्छा ये सब लिखने की जरूरत है या देख के पता चल जाएगा यहीं Sir, से देख के फिगर? पता चल जाएगा. ठीक है, तो अलग से Sir, नहीं, पता चल रहा है. ठीक ठीक। अच्छा, वाल्व ऑफ कर्करिंग के बारे में जानिए, इससे फायदा क्या होता है? इनसे इंक्रीजेज सरफेस Area. Surface area for absorption. ठीक 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 ठीक। और अच्छा, इसका एक और नाम होता है वाल्व ऑफ कर्करिंग का या पिलेक्काई सर्कुलर, इसका वो भी जगह है, लिख देते हैं, पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते। तो वो तीनों नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक तो वीओ के याद रखना है, वाल्व ऑफ कर्करिंग, वही नाम तुम्हें जानना है। एम्स वगैरह के पेपर में दूसरे नाम इसके पूछ लिए जाते थे पहले, अब नहीं पूछा जाता है। इसका एक और नाम है वाल्व्यूलाई, क्योंकि हम अलग से नहीं लिख रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, वाल्व्यूलाई, कन वेंटिस, ये सब आगे आप जानोगे, इतना तामझाम से ऊपर आप सिर्फ एक नाम याद रखिएगा कि इसका नाम है वाल्व ऑफ कर्करिंग, बाकी सब आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। कहिएगा सर सब समझ में आ गया लेकिन ये पिट के बारे में नहीं समझ में आया। अच्छा, पिट को देखते हैं। दो विलाई के बीच का ये खाली जगह है, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। इन्हीं को, इसी इसी क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहेन को हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल, बड़े ध्यान से समझिएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। थोड़ा इनको भी इनलार्ज करके देखते हैं, लाइए इधर बुलाइए। ग्लैंड हैं तो इनमें सेल होंगे, हैव 3 सेल, इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। पहले तो इसका फोटो देख लीजिए आप लोग, फोटो कैसे है? जैसे ये एक विलाई, ये एक खाली जगह, फिर ये एक दूसरा विलाई, ये भी विलाई है, दिस इज विलाई एंड दिस इज विलाई, दिस इज विलाई एंड विलाई, वाइल दिस इज व्हाट, ये क्या है बीच वाला? Pit. पिट है, पिट है। Crypt of liver. अच्छा ठीक है, इसको पिट हम कह दे रहे हैं, इसी को क्रिप्ट कह दे रहे हैं। कह रहा है सर ऐसे देखो ना सर, ये ऐसे एक ट्यूब जैसा बना हुआ है, देख रहे हो, ये एक ट्यूब जैसा बना हुआ है, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि एक ट्यूब है ऐसे? तो जानते हो इसमें बीचों बीच हाथ लगाओगे ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर को ताकि तुम समझ जाओ बढ़िया से। ये सब फिगर हाई क्वालिटी का रहता है, डाउनलोड जब कीजिएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, जूम कीजिएगा तो कहीं से भी इसकी क्वालिटी कम नहीं होती है क्या। अब ये देखिए, जैसे ये पिट है, ये क्रिप्ट है, इसमें जानते हैं 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। देखिए 3 कलर का सेल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट कलर वाला सेल है, एक दूसरा कलर बोलिए येलो कलर वाला सेल है, मान लीजिए एक रेड कलर वाला सेल है। अब ये तीनों सेल का नाम भी बताते हैं। ये तीनों सेल यहाँ पे कुछ बनाएगा, ये रेड वाला भी कुछ बना रहा है, ये भी कुछ बना रहा है, ये पीला वाला भी कुछ बना रहा है। अब ये बनाते हैं तो ये तीनों सिक्रीशन मिलके, यही तीनों सिक्रीशन मिलके इंटेस्टाइनल जूस कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए तो? Intestinal juice. अब बाहर निकलेगा इंटेस्टाइन में, खाना पचाएगा, तो इन तीनों सेल के बारे में पढ़ा जाए जरा डिटेल में, है 5 मिनट Yes, टाइम? sir. पढ़ाए ना?
आइए पढ़ाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका नीट हिट कर रखा है, बताते हैं। देखिएगा आपके एनसीईआरटी में क्रिप्ट भी बना हुआ है दो बिलाई के बीच में, देखिए तो है बना हुआ, अगर आप नजरें दौड़ा पा रहे होंगे तो। यस सर। है बना हुआ, है बना हुआ। जो हम बता रहे हैं अब हवा में कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, वही पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी में है। 3 तरह के सेल में सबसे पहला सेल नीट 2017 क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा भाई बताते हैं, है ही नहीं एनसीईआरटी में लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया। इनका नाम है पैनेथ सेल। देखिए पैनेथ सेल के बारे में कह रहा है, जैसे मान लीजिए उजला वाला सेल है, पैनेथ सेल है। ये पैनेथ सेल सिक्रीट करता है, एनसीईआरटी में ये बात नहीं लिखी गई है लेकिन पूछा गया है। ये सिक्रीट करता है बड़ा ही फेमस एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जो कि तुम्हारे सलाइवा में, तुम्हारे आंसू में भी पाया जाता है। नाम क्या है उसका बोलो तो? अरे तुम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो, पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा सेल लाइसोजाइम सिक्रीट करता है। ऑप्शन में पैनेथ सेल था। देखो तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में, चलो एक रेड वाले का नाम बता देते हैं। रेड वाले का नाम है गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल से तुम मेरे से ज्यादा वाकिफ हो। क्या सिक्रीट करता है गॉबलेट सेल बोलो तो? म्यूकस। म्यूकस। तुम्हें नहीं लगता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होगा बोलो तो? यस सर। ठीक 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 ठीक, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। आइए आखिरी सेल इसका पढ़ते हैं। हालांकि आखिरी सेल आपके सिलेबस में, अच्छा स्मॉलेस्ट सेल नहीं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, क्योंकि यूनिसेलुलर है। येलो वाले सेल को देखते हैं। येलो वाला सेल क्या है? येलो वाला जो सेल है वो है अर्जेंटा फिन सेल। अर्जेंटा फिन सेल है, ठीक। अर्जेंटा फिन सेल है। अर्जेंटा फिन सेल जो है आपके स्टमक में भी होता है। चलो पहले तो इसको कट मार लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो आप याद नहीं रखिएगा इसके बारे में। एनसीईआरटी में नहीं है, याद नहीं रखिएगा। बस 2 मिनट और लेंगे, जितना टाइम बचा है उतनी ही देर का कंटेंट है, सुनते रहिए बस। ऑल्सो प्रेजेंट, कई सारे बुक्स में ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि स्टमक में होता है, यानी स्टमक में भी होता है। अब इनके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस जानिए ये करता क्या है। ये भाई साहब सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट सेरोटोनिन। अच्छा सेरोटोनिन जो है ना, वो है, आप जानते हैं ये एक कॉजेज, आपको पहले भी पढ़ाए हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो क्या होता है? जैसे मान लो वैसो का मतलब होता है वेसल, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल। जैसे पानी का पाइप है, ब्लड वेसल, उसको दबाएगा, दबाएगा ना तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो एलिमेंट्री कनाल रीजन में मूवमेंट बढ़ता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सेरोटोनिन जो है इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ठीक, इंटेस्टाइनल मूवमेंट। कह रहा है बहुत बढ़िया सर, अब इसमें क्या दिक्कत है, समझ गए? कह रहा है सर ये तीनों सेल का सिक्रीशन, अब प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड, याद है थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, बोलो तो? यस सर। उसका भी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ रहा होगा, अल्कलाइन म्यूकस। वही सब मिलके ना कहलाता है इंटेस्टाइन का जूस। बोलो तो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस सर। तो सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, दैट इज ब्रूनर्स प्लस क्रिप्ट ऑफ लाइवर कुहेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी भी 1 मिनट वक्त है। गेट, अभी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सुनते रहिए। मिक्स अप एंड कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का एक और बड़ा फेमस नाम है, क्या? सक्कस इंटेरिकस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहा है सर इसी इंटेस्टाइनल जूस में म्यूकस है, एंजाइम है। अच्छा इसकी जो एंजाइम है, जैसे ये, जैसे मान लो इसमें म्यूकस भी तुम देख रहे हो, बहुत कुछ है, एंजाइम भी होंगे जो खाना पचाते होंगे, होंगे या नहीं होंगे बोलो तो? यस सर। ठीक 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 ठीक, हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये एंजाइम यहाँ के ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम से सिक्रीट हुआ है? बोलो तो? अरे यहाँ की इपिथेलियम ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम है, इसीलिए ना, इसीलिए इन एंजाइम को कह देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम,
गारंटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप गलती भी कीजिएगा, बताते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको आगे आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, मैं ही पढ़ाऊंगा। अब पूछेगा, जैसे मान लीजिए 5 एंजाइम का नाम लिख दिया, जैसे मान लो 5 एंजाइम का, 4 एंजाइम का नाम लिख दिया, 6 एंजाइम का नाम लिख दिया, सुनते रहना, अभी सुनो हम बताते हैं। जैसे मैं कुछ एंजाइम्स के नाम बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, तुम बस ध्यान देना। मैं क्वेश्चन सुनो, इनमें से कौन ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम नहीं है, और ऑप्शन सुनो, बस ध्यान से सुनो। मैं एक कह रहा हूं सुक्रेज, माल्टेज, पेप्सिनोजेन, और मैं कह रहा हूं इनवर्टेज, कौन नहीं है? पेप्सिनोजन। अरे पेप्सिनोजेन नहीं है, क्योंकि पेप्सिनोजेन कहां से क्रिएट होता है, बोलो तो? तो क्या वो ब्रश बॉर्डर्ड है? क्या वो ब्रश बॉर्डर्ड है? नहीं है, नहीं है। नो सर। बाकी तुम्हें नहीं पता है, छोड़ दो, हम पढ़ाएंगे आगे, कर लोगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड। यस सर। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक 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 ठीक, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जाइए आप लोग, मीटिंग लीव कर दीजिए, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। कोई डाउट वगैरह है क्या? चले हम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए रिफत। सर वो कल मैंने आपको टंग वाला डाउट पूछा था ना, वो तो आपने कहा था रिकॉर्डिंग देख लेना, पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। रिकॉर्डिंग नहीं है? अच्छा, अरे सही किया आपने बता दिया। चलिए पढ़ लेते हैं अभी, रुक जाइए 2 मिनट, बाकी लोग जाइए। अब ये तो पीडीएफ हम लगा दिए हैं सेविंग पे, अभी रुक जाइएगा या कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ लीजिएगा रुक के? सर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लास्ट में 5 मिनट रुक जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम।